थोड़ा सा वेट कॉम्प्लेक्स। कोर्स लास्ट टाइम हमने जहाँ तक छोड़ा था वो था हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज जो है दैट वाज अबाउट फर्स्ट पोर्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अच्छा उस इनकम स्टेटमेंट को देख के मैंने यहाँ पे देख आप देख सकते हैं ये पोर्शन बेसिकली आपका डिफाइन कर रहा है यहाँ आपके पास बिफोर इंटरेस्ट एंड ठीक है जी। ये माइक तो बंद कर दें आपको फाइव। यहाँ तक हमने अपना काम कर लिया था। नेक्स्ट पोर्शन जो बेसिकली होता है नेक्स्ट पोर्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है यानी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इसके बाद आप इंटरेस्ट पे करते हैं जिसको हमारे पाकिस्तान के फाइनेंस कॉस्ट के अंदर देखा जाता है। फाइनेंस कॉस्ट के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ रहे हैं। देन हम उसके अंदर से टैक्स डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है और ईपीएस। ठीक है ये जो ईपीएस है हमारे पास ये बेसिकली वो चीज़ है जिसके ऊपर बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर ने ईपीएस को ही देखना होता है सबसे ज़्यादा कि अर्निंग पर शेयर कितनी है। अगर तो अर्निंग पर शेयर आपकी अच्छी है तो इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट करेगा आपके स्टॉक्स के अंदर अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा मैं ज़रा स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ दरमियान में भी। हम लोग अभी अलगाजी ट्रैक्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनकम स्टेटमेंट का पहला जो पोर्शन है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है बेसिकली सारा का सारा ऑपरेशंस का है। ऑपरेशंस क्यों हमारे पास सेल्स है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिर अदर कोई इनकम अदर कोई एक्सपेंसेस एंड देन वी कम विद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या जिसको हम आम जबान में बेसिकली कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ये सारा का सारा ऑपरेशन से पैसा जनरेट हो रहा है ऑपरेशन के एक्सपेंसेस को आप डिडक्ट कर। अच्छा इन ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए जो आपने फाइनेंसेस लिए हुए हैं फाइनेंसेस कौन से जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी आपकी फाइनेंस कॉस्ट में आपने फाइनेंस कॉस्ट देनी होती है। उसके बाद आपने टैक्स देना है तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आएगा। इसके बाद अगर इस कंपनी के कोई प्रेफर डिविडेंड या देना होता तो यहाँ प्रेफर डिविडेंड दिया जाता और उसके बाद हमारे पास अर्निंग पर शेयर जनरेट हो जाती। ये अर्निंग पर शेयर बेसिकली डिपेंडेंट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है इस चीज को बेसिकली इस पोर्शन को जो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से लेकर ईपीएस तक का पोर्शन है इस पोर्शन को बेसिकली हम लोगों ने देखना होता है फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी यहाँ इस स्टेटमेंट को देखने के बाद अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की तरफ। ठीक है जी फाइनेंशियल लीवरेज क्या है जी। फाइनेंशियल लीवरेज है द यूज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट बाय द फर्म। फाइनेंस कॉस्ट मैंने अभी आपको दिखाई है। फाइनेंस कॉस्ट आपके पास कहाँ होती है जैसे ही आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ऑपरेटिंग पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं द वेरी फर्स्ट थिंग वी डिडक्ट इज फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट को हम गियरिंग भी कहते हैं। गियरिंग क्यों कहते हैं क्योंकि देखें कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को या अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है और वो फाइनेंस हमेशा बड़ी अमाउंट का होता है। बड़ी अमाउंट का फाइनेंस आपको एकदम अचानक कोई नहीं देगा ना ही आप जनरेट कर सकते हो। तो उसके दो ही तरीके हैं या तो आप डेट लेंगे या आप इक्विटी फ्लोट करेंगे। फिर जब हम इक्विटी फ्लोटिंग की बात करेंगे तो वहाँ तो इक्विटीज आ जाएंगी कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक। लेकिन ये तीनों चीजें यानी डेट और इक्विटी की दो आगे फॉर्म ये सारी चीजें बेसिकली फाइनेंस के अंदर करने के काम आती हैं। फिर इन फाइनेंस के ऊपर पे बैक किया जाता है। जब आपके पास इकट्ठा फाइनेंस आता है तो आप एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो भी आपको रिटर्न जनरेट होता है तो फिर आप इसके पे बैक्स देते हैं। ठीक है सो दैट इज कॉल्ड गियरिंग। फाइनेंशियल leverage is acquired by the choice used as a mean of increasing the return to common stock।
ठीक है जी। कॉमन शेयर होल्डर की यहाँ बार बार बात क्यों हो रही है? कॉमन शेयर होल्डर की बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि कॉमन शेयर होल्डर ही बेसिकली फर्म के ऑनर होते हैं। कॉन्टिन्यूसली अभी तक मुझे रिक्वेस्ट आ रही है उसको एडमिट करने की। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस करना है। ब्रेक इवन एनालिसिस अगर आप लोगों को याद हो तो ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोगों ने कैसे किया था? ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोगों ने पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में भी किया था। हमने कहा था कि एनी परसेंटेज चेंज विल प्रोड्यूस इन सेल्स विल प्रोड्यूस अ परसेंटेज चेंज इन योर ईबीआईटी। फिर हमने ब्रेक इवन एनालिसिस किया तो हमने कहा हमें कितनी सेल दरकार होगी कि हम अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर अप करें और एंड ऑफ द डे हमारे पास जो ईबीआईटी है वो जीरो हो जाए। ठीक है, दैट वाज अबाउट फर्स्ट पोर्शन ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अगर इसी फर्स्ट पोर्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं सेकंड पोर्शन के ऊपर जो यहाँ से स्टार्ट होता है यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से लेकर ईपीएस तक, तो हम यहाँ डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे कि परसेंटेज चेंज इन योर earning before interest and tax will produce some kind of percentage change in your EPS। फिर जब हम इसको डिफाइन करते हैं ब्रेक इवन के फॉर्मेट में, तो ब्रेक इवन के फॉर्मेट में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एनी ईबीआईटी एनी ईबीआईटी दैट वी मे प्रोड्यूस दैट मे एंड अप विद ए जीरो ईपीएस। जैसे हमने ऊपर कहा, हमने कहा कि जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग लीवरेज में हमने कहा कि सेल्स सेल्स इतनी हो कि एंड ऑफ द डे आपकी ईबीआईटी जीरो हो जाए। तो अगर हम इस पोर्शन से आगे चलते हैं तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम ये कहेंगे कि एनी ईबीआईटी दैट कम्स अप विद ए जीरो ईपीएस। जब वो जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ईपीएस जीरो होने का मतलब है दैट मीन्स कि ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। सो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास इसमें भी है। ब्रेक इवन एनालिसिस करने से पहले हम पहले फार्मूला देख लेते हैं। अगर आप फार्मूले को गौर से देखें जो इस वक्त यहाँ हमारे पास अवेलेबल है बॉटम के ऊपर, ठीक है, ये फार्मूला ये हमारे पास है कि ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस दिस आई मीन्स इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट। इसको आपने मल्टीप्लाई किया वन माइनस टी, टी स्टैंड्स फॉर टैक्स। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपने माइनस किया इंटरेस्ट, उसको आफ्टर टैक्स किया और उसमें से प्रेफर डिविडेंड माइनस कर दिया। तो अगर हम इसको वैसे भी अगर हम प्लॉट करते हैं और लिखते हैं तो हमारे पास सिचुएशन यही बनती है कि आपके पास पहले ईबीआईटी होगी, ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट में के बाद आपके पास ईपीटी जनरेट होगी, ईपीटी के अंदर से आप टैक्स माइनस करेंगे और टैक्स के बाद आपके पास नेट इनकम जनरेट होगी जिसको हम आम जबान में कहते हैं या अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से आप प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करेंगे तो आपके पास अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक बचेगा। और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ कॉमन शेयर पे तो ये आपका बनता है ईपीएस। ठीक है, ये पूरी इनकम स्टेटमेंट मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, ये इनकम स्टेटमेंट देख लें, ठीक है, या आप इस फार्मूले को देख लें, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, सो आप यहाँ अगर गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ मैंने इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर दी है। सो बात एक ही है, एंड ऑफ द डे बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या करना होता है? हमने कैलकुलेट करना होता है ईपीएस को। अच्छा, जब हम ब्रेक इवन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें एक ईबीआईटी चाहिए, एक हमें ईबीआईटी चाहिए जो कि इन तमाम कॉस्ट को मुकम्मल करे।
यानी इनको कवर अप करें, और एंड में हम जब ईपीएस को कैलकुलेट करें तो ये निकले हमारे पास जीरो। जब ये जीरो निकलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है एज पर डेफिनेशन? जहां आपके पास ना प्रॉफिट होता है ना आपके पास लॉस होता है। ठीक है। सो यहाँ अगर हम इनकम स्टेटमेंट को इधर से देख लें या हम इस फॉर्मूले को देख लें, दोनों तरीका कार में हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम ईपीएस लेक्चर हो रहा है। कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस ईपीएस के अगेंस्ट सिर्फ हमने अगर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो दैट मींस कि एक ऐसी ईबीआईटी जो हमारे पास मौजूद हो और उस ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट दें, फिर टैक्स दें, टैक्स के बाद प्रेफर डिविडेंड दें, और उसके बाद जब हम ईपीएस कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास जीरो निकले, तो इसका मतलब है दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ पर्टिकुलर ईबीआईटी। अब ईपीआईटी के ब्रेक इवन पॉइंट को तो हमने देख लिया, लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली तीन तरह की फाइनेंसिंग के लिए होगा। पहली फाइनेंसिंग लेते हैं हम डेट। जब हम डेट लेंगे तो इट मींस कि जब हमने डेट लिया तो हमारे पास एक ईबीआईटी जनरेट हुई, हमने इंटरेस्ट दिया। डेट के ऊपर आप हमेशा इंटरेस्ट देते हैं। जब आपने इंटरेस्ट दे दिया और उसके बाद आपने टैक्स दे दिया तो आपके पास रिमेनिंग ईबीआईटी आफ्टर टैक्स जीरो बची। डेट के बाद हम प्रेफर्ड स्टॉक भी इशू करते हैं। अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक इशू करते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रेफर्ड डिविडेंड देंगे। अगर हम प्रेफर्ड डिविडेंड देंगे तो दैट मींस कि जब हमने इंटरेस्ट की बात की तो ये होगा हमारे सूरत हाल में जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हमने प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए। जब हम प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे तो प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, अलबत्ता प्रेफर्ड डिविडेंड होता है। जब आप प्रेफर्ड डिविडेंड देंगे तो आफ्टर आफ्टर पेइंग प्रेफर्ड डिविडेंड आपके पास अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक जीरो हो जाएगी, ईपीएस जीरो। थर्ड तरीका कार है हमारा कॉमन स्टॉक का। सो कॉमन स्टॉक का मतलब है कि आप ये सारा कुछ देने के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपके पास ईपीएस जीरो होनी चाहिए। सो तीनों फाइनेंसिंग के तरीका कार में एंड ऑफ द डे अगर आपकी ईपीएस जीरो निकलती है तो दैट मींस ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है ईबीआईटी का, कि अगर ये ईबीआईटी आप जनरेट कर लेते हैं तो आप अपनी तमाम फाइनेंशियल कॉस्ट कवर अप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास ब्रेक इवन। ये माइक किसका होना है? काइंडली इसको बंद कर लें। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट्स अगर हम आगे चलते हैं तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल हमें क्या कह रही है कि एक कंपनी है बास्केट वंडर है 2 मिलियन इन लाइबिलिटीज ऑलरेडी। एक कंपनी है उसके पास 2 मिलियन ऑलरेडी लाइबिलिटी मौजूद है। ठीक है जी। और फाइनेंसिंग जो है वो 100% कॉमन स्टॉक के ऊपर बेस्ड है। 100% कॉमन स्टॉक का मतलब क्या है कि उसके पास जितनी भी लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसिंग है, ये एल टी मीन्स लॉन्ग टर्म, और ये फाइनेंसिंग यानी अगर हम अपनी यहाँ इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन इज इक्वल टू, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो इस एग्जांपल को अगर हम गौर से देखते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दैट इज 100% कॉमन स्टॉक, तो दैट मीन्स के एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी। ठीक है, लाइबिलिटीज फॉर्म के ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, ये कहते क्या है कि करंटली हमारे पास जो कॉमन स्टॉक्स हैं वो 50,000 हैं, यानी 50,000 कॉमन स्टॉक्स उन्होंने इशू किए हुए हैं जो कि 2 मिलियन के हैं। वो कहते हैं हमें नई फाइनेंसिंग करनी है 1 मिलियन की। 1 मिलियन की फाइनेंसिंग कैसे कर सकते हैं? 1 मिलियन की फाइनेंसिंग कर सकते हैं कि कॉमन स्टॉक इशू करें, मजीद मजीद कॉमन स्टॉक इशू करें 20 पर शेयर के हिसाब से 50,000। यानी 50,000 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलियन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 50 मल्टीप्लाई बाय 20, सो दैट बिकम्स 1 मिलियन। दूसरा तरीका कार ये है कि आप 1 मिलियन की फाइनेंसिंग डेट की सूरत में ले लें, आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रेफर्ड स्टॉक जो है अगर आप इशू करते हैं तो आप उसको उसके ऊपर 9% प्रेफर्ड डिविडेंड देना पड़ेगा। यानी आपको मजीद फाइनेंसिंग चाहिए। उस फाइनेंसिंग के अगेन वही तीन तरीकाकार हैं, या आप डेट लेंगे या प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे या कॉमन स्टॉक इशू करेंगे। ठीक है, प्रेफर्ड, कॉमन और डेट।
प्रेफर्ड स्टॉक अगर आपने इशू करने हैं तो 9% आपके पास रेट है। अगर आपने डेट लेना है तो 10% पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कॉमन स्टॉक अगर आप इशू करते हैं तो आपको 50,000 शेयर्स इशू करने पड़े। ठीक है, इसके अगेंस्ट जब ये काम अगर आप करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी होगी 500,000 की। यानी अगर आप 1 मिलियन की मजीद फाइनेंसिंग लेते हैं फ्रॉम एनी ऑफ दिस सोर्स, तो आपकी जो ईबीआईटी होगी 5 मिलियन की होगी, 500,000 की होगी। इसके ऊपर टैक्स लगेगा आपका 30%। अगर ये सारी सिचुएशन हमारे सामने मौजूद हो तो हमारी ईपीएस सबसे ज्यादा कहाँ होगी वो हम लोगों ने देखना है। ठीक है, उसको देखने के लिए जरा 2 मिनट वेट करें, हम आगे चलते हैं इसके बाद, क्योंकि अच्छा ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई थी, अब हम एग्जाम्पल को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये देखें। अगर आप कॉमन स्टॉक यूज करते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ फाइनेंसिंग, कॉमन स्टॉक अगर आप इशू करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितनी होगी? एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है आपकी 500,000। उसमें से आपने जब आप कॉमन स्टॉक इशू करेंगे तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि कॉमन स्टॉक्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना होता, इसके ऊपर डिविडेंड देते हैं। इंटरेस्ट नहीं है तो 500,000 एज इट इज आ गया। 30% टैक्स आपने कैलकुलेट किया, इट बिकेम 150,000। 500,000 में से 150,000 माइनस किया, 350,000। क्योंकि आपने कॉमन स्टॉक इशू किए हैं तो प्रेफर डिविडेंड आप नहीं देंगे। जब आप प्रेफर डिविडेंड नहीं देंगे देन प्रेफर डिविडेंड आपका जीरो होगा। सो रिमेनिंग 350,000 आ गया। अगर थोड़ी सी एग्जांपल आपको याद हो तो एग्जांपल में हमने कहा कि हमारे पास जो शेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो हैं 50,000, ये देखें। और आप जब इसकी फाइनेंसिंग करेंगे तो मजीद आप 50,000 इशू करेंगे, तो टोटल आपके पास कितने हुए? 100,000। जब 100,000 हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कॉमन शेयर जो यहाँ बॉटम पे आ रहे हैं अब आपके पास, ये बॉटम के ऊपर ये ये 50,000 प्रीवियस और 50,000 इस न्यू फाइनेंसिंग के, टोटल हुए 100,000। तो ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक है इसको आपने डिवाइड किया 100,000 के ऊपर, तो ये आपके पास ईपीएस जनरेट हुई 3.50। यानी अगर आप कॉमन स्टॉक के थ्रू फाइनेंसिंग करते हैं तो कॉमन स्टॉक की फाइनेंसिंग के अगेंस्ट जो आपकी ईपीएस जनरेट होगी दैट इज 3.5। ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या था कि आप 50,000 शेयर $20 के हिसाब से इशू करें तो आपकी फाइनेंसिंग के अगेंस्ट ईपीएस क्या जनरेट होगी अगर एक्सपेक्टेड ईपीआईटी 500,000 हो। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट फाइनेंसिंग थी। अगर हम सेकंड ऑल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं, सेकंड ऑल्टरनेटिव ये कहता था हमें कि हम 500,000 की हमारे पास ईबीआईटी एक्सपेक्टेड जनरेट होगी। 500,000 की ईबीआईटी अगर जनरेट होती है और हम डेट लेते हैं, डेट, लॉन्ग टर्म डेट, अगर आपको उसकी परसेंटेज याद हो या मैं आपको थोड़ी सी याद करवा देता हूँ, तो डेट की परसेंटेज है हमारे पास, ये देखिए यहाँ मेरा कर्सर है, 10%। 1 मिलियन की फाइनेंसिंग लेंगे, 1 मिलियन की फाइनेंसिंग लेंगे, 10% आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम सेकंड काइंड ऑफ फाइनेंसिंग में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 500,000 ईबीआईटी एक्सपेक्टेड जनरेट होगी, उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 100,000 का। आफ्टर टैक्स ईबीआई, आफ्टर इंटरेस्ट ईबीआईटी ईबीटी ये रह जाएगी। 30% के हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। अगर ये अवेलेबल है कॉमन स्टॉक को तो प्रेफर्ड डिविडेंड क्यों जीरो है? क्योंकि आप डेट ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप डेट ऑल्टरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं या डेट फाइनेंसिंग यूज कर रहे हैं तो इसका बड़ा आसान मतलब है कि ना आप कॉमन स्टॉक यूज कर रहे हैं ना ही आप प्रेफर्ड स्टॉक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जब आप यूज नहीं कर रहे तो आप डेट यूज कर रहे हैं और डेट के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दिया जाएगा, डिविडेंड नहीं होगा। जब डिविडेंड नहीं होगा तो ये अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक हमारे पास आ गई। ये अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक को हमने
डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 50,000, लास्ट टाइम थे ये 100,000। 50,000 इसलिए हैं कि जो प्रीवियस शेयर आपने इशू किए थे उसमें कोई एडिशन नहीं आया। क्यों एडिशन नहीं आया? क्योंकि 50,000 अवेलेबल थे। नई फाइनेंसिंग आपने डेट से ली, जब आपने डेट से फाइनेंसिंग ली तो आपने नए कॉमन स्टॉक इशू नहीं किए। तो 280,000 जो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक है, इसको आपने डिवाइड किया नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कॉमन स्टॉक के ऊपर, तो आपकी ईपीएस जनरेट हुई 5.60। तो 5.60 आपकी डेट ऑल्टरनेटिव पे है। अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें पिछले के साथ, तो लास्ट जो हमारी ईपीएस जनरेट हुई थी वो थी 3.50। ये 3.50। अच्छा, 3.50 के अगेंस्ट अगर हम डेट ऑल्टरनेट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास डेट में जो ईपीएस जनरेट हो रही है वो हमारे पास हो रही है 5.60। सो 5.60 इज हायर देन 3.5। अच्छा, ये हमारे दो ऑल्टरनेटिव हो गए। अगर हम इसके अगेंस्ट तीसरा ऑल्टरनेट यूज करते हैं, जो थर्ड ऑल्टरनेट रह गया, थर्ड ऑल्टरनेट था हमारा कॉमन स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक यूज करने का। तो प्रेफर्ड स्टॉक अब अगर हम यूज करते हैं तो अब हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? लेट्स से कि आपकी ईबीआईटी वही है जी, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी विल बी 500,000। 500,000 का क्या मतलब है कि आप 5 लाख की ईबीआईटी आपको प्रोड्यूस होगी। अगर आप प्रेफर्ड स्टॉक का ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अब, अगर आप प्रेफर्ड स्टॉक का ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं तो आपकी ने इंटरेस्ट नहीं देना। जो आपकी अर्निंग वाले थी ईबीआईटी वो एज इट इज आ जाएगी। उस पे आपने टैक्स दिया, टैक्स देने के बाद जो अर्निंग आफ्टर टैक्स बची वो 350,000 बची। 350,000 जब बच गई तो उसके बाद आपने डिविडेंड दिया प्रेफर्ड स्टॉक का। प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड क्यों दिया? क्योंकि ना हमने डेट इस्तेमाल किया है ना हमने कॉमन स्टॉक इस्तेमाल किया, तो हमने थर्ड काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज किया, दैट इज प्रेफर्ड स्टॉक। तो प्रेफर्ड स्टॉक को अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल के अंदर याद करें वापस, तो एज पर एग्जांपल वो कह रहा था कि अगर आपने प्रेफर्ड स्टॉक इशू करने हैं तो आपको 9%, 9% के हिसाब से डिविडेंड देना पड़ेगा। सो 1 मिलियन का अगर आप 9% लेते हैं तो 90,000 बनता है। ठीक है जी। तो 90,000 हम एज अ प्रेफर्ड डिविडेंड यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं इस एरिया के अंदर। ये यहाँ देखिए, ये जब आपने 90,000 पे कर दिया अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर से, तो रिमेनिंग अर्निंग बची आपके पास 260,000, दैट इज अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। जब ये अवेलेबल है कॉमन स्टॉक का, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम यहाँ गौर से देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 50,000। 50,000 क्यों है? कॉमन स्टॉक्स इंक्रीज नहीं होंगे जब आप डेट ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे, तो वो प्रीवियस कॉमन स्टॉक ही रहेंगे। कॉमन स्टॉक्स इंक्रीज नहीं होंगे जब आप प्रेफर्ड स्टॉक ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक इशू करने से कॉमन स्टॉक की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज उतनी ही क्वांटिटी में मौजूद रहेंगे। तो जब आपने ये वाला यूज किया ऑल्टरनेटिव प्रेफर्ड स्टॉक का, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स रह गए 50,000। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक इज 260,000। इसको हमने डिवाइड किया 50,000 पे, तो हमारे पास 5.20 आ गया। अब यहाँ सवाल ये है कि हमने तीनों की ईपीएस कैलकुलेट की। अब हम इनकी अगर आंसर्स के ऊपर गौर करें, यानी ईपीएस के ऊपर, जहां से लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि हम ईबीआईटी के अगेंस्ट अपनी ईपीएस देख रहे होते हैं, एनी चेंज इन योर ईबीआईटी will produce some kind of change in your EPS। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जब हम प्रेफर्ड स्टॉक का अल्टरनेटिव यूज करते हैं तो एक्सपेक्टेड ईपीएस जो कि हमारे सॉरी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी जो कि 500,000 है, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो ईपीएस प्रोड्यूस हो रही है वो 5.20 हो रही है। इसी तरीके से अगर हम डेट को यूज करते हैं इसी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी के अगेंस्ट 500,000, तो हमारी जो ईपीएस है वो 5.6 है। इसी के अगेंस्ट अगर हम कॉमन स्टॉक यूज करते हैं 500,000 एक्सपेक्टेड ईबीआईटी के अगेंस्ट, तो हमारी जो ईपीएस है दैट इज 3.50। तो तीनों ऑल्टरनेटिव्स को अगर हम गौर से देखें तो डेट ऑल्टरनेटिव हमें ज्यादा सूट करता है, जहां आपकी मैक्सिमम ईबीआईटी है, सॉरी मैक्सिमम ईपीएस है अगेंस्ट एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ऑफ 500,000। ठीक है जी।
मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है। ठीक, ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को कल से दोबारा स्टार्ट करेंगे। या नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास। आगे देखते हैं, इसके अंदर ब्रेक इवन कल कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के दरमियान काम करेंगे।